नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर एफआईआर दर्ज हुई है। सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। आप नेता संजीव आदिल अहमद खान पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। बाकायदा देखिए, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के 3 नेता एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सेंटा क्लॉज के अपमान का आरोप है दिल्ली पॉल्यूशन पर। बाकायदा इससे पहले आपको याद भी होगा कि किस तरीके से एक वीडियो भी बनाया था जिसे शेयर किया गया और फिर अब लोगों ने आपत्ति दर्ज की है और एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है। दिल्ली पॉल्यूशन पर एक वीडियो बनाया था सौरभ भारद्वाज, इसमें नजर आए थे। सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव आदिल अहमद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सेंटा क्लॉज के अपमान का ये आरोप आम आदमी पार्टी के इन तीनों नेताओं पर। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए लेकिन बहाना और जरिया सेंटा क्लॉज, और इसी से नाराज होकर अब ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। देश के आसमान में अब मुकाबला और भी तेज होने वाला है क्योंकि सरकार ने एविएशन सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला जो लिया है। दरअसल 3 नई एयरलाइंस को मिल गई है उड़ान भरने की हरी झंडी। नाम है शंख एयर, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस। यानी अब आसमान सिर्फ गिनी चुनी कंपनियों का नहीं रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या इससे टूटेगी इंडिगो की मोनोपोली? ये बड़ा सवाल है। क्या टिकट सस्ते होंगे और क्या आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा? ये रिपोर्ट देखिए। यानी अब आसमान सिर्फ गिनी चुनी कंपनियों का नहीं रहेगा। दरअसल हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेशन को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। फ्लाइट कैंसिलेशन, डिले और यात्रियों की परेशानियां लगातार सुर्खियों में रही। इसके बाद सरकार को एहसास हुआ कि अगर एविएशन सेक्टर कुछ गिनी चुनी कंपनियों के भरोसे रहा तो यात्रियों के पास विकल्प नहीं बचेगा। यही वजह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 नई एयरलाइंस को एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा, हम चाहते हैं कि भारत का आसमान ज्यादा प्रतिस्पर्धी बने, ज्यादा विकल्प आए और आम आदमी को सस्ती उड़ान मिले। सबसे पहले बात शंख एयर की। शंख एयर एक उत्तर प्रदेश आधारित एयरलाइन होगी। ये एयरलाइन फुल सर्विस मॉडल पर काम करेगी। शंख एयर का लक्ष्य देश के बड़े शहरों को आपस में जोड़ना है। कंपनी 2026 की पहली तिमाही से अपनी उड़ानों की शुरुआत करने की तैयारी में है। आने वाले 2 से 3 सालों में शंख एयर 20 से 25 विमानों का बेड़ा खड़ा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब बात करते हैं अल हिंद एयर की। ये एक बजट और रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस करने वाली एयरलाइन होगी। अल हिंद एयर केरल स्थित अल हिंद ग्रुप की एयरलाइन है जो एविएशन सेक्टर में कदम रखने जा रही है। अल हिंद ग्रुप की पहले से ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में मजबूत पकड़ रही है। एयरलाइन का फोकस टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने पर होगा। कम खर्च में उड़ान भरने के लिए अल हिंद एयर छोटे विमानों का इस्तेमाल करेगी। तीसरी एयरलाइन है फ्लाई एक्सप्रेस। ये एयरलाइन पैसेंजर के साथ साथ कार्गो मॉडल पर भी काम करेगी। फ्लाई एक्सप्रेस का बैकग्राउंड कार्गो और लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये एयरलाइन यात्रियों को ले जाने के साथ साथ कार्गो सर्विस भी देगी। पैसेंजर और कार्गो के इस संयोजन से फ्लाई एक्सप्रेस ड्यूल रेवेन्यू मॉडल पर काम करेगी। यानी एक ऐसा मॉडल जहां घाटे की संभावना कम और मुनाफे की उम्मीद ज्यादा है। अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर किस कंपनी की कितने हिस्सेदारी है। इंडिगो 65.6%, एयर इंडिया 25.7%, आकाशा 5.2%, स्पाइस जेट 2.6%, बाकी सब सिर्फ 0.9%।
आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारतीय आसमान फिलहाल कुछ कंपनियों के कब्जे में है। सरकार चाहती है कि ये बैलेंस बदले ताकि टिकट सस्ते हों, फ्लाइट्स ज्यादा हों और यात्रियों को असली विकल्प मिले। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। नई एयरलाइंस को चाहिए भारी निवेश, ट्रेंड स्टाफ, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और समय पर उड़ान की क्षमता। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि सरकार ने रनवे तैयार कर दिया है। अब देखना ये है कि कौन उड़ान भरता है और कौन टेक ऑफ से पहले ही थक जाता है। अगर ये तीनों एयरलाइंस सफल रहीं, तो सबसे बड़ा फायदा होगा आम यात्री को। सस्ते टिकट, ज्यादा रूट और बेहतर सर्विस सब मिलेगा। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। आसमान खुल चुका है, अब मुकाबला होगा दमदार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुशासन केवल नीतियों तक सीमित नहीं बल्कि धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इस अभियान ने प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। उत्तराखंड में अब तक आयोजित 113 शिविरों में से 56,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सेदारी दी है, यानी भागीदारी की है, जो इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि ये पहल जनता की समस्याओं को दूर की असली कोशिश है, यानी उनकी समस्याओं को दूर करना इसकी असली मकसद है। 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में नागरिकों को एक ही मंच पर सेवा, समाधान और संतुष्टि मिल रही है। हाल ही में अल्मोड़ा जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया। जनोली में लगे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार शिविर में प्रशासन के कामकाज का तरीका देखा। सीएम बिना किसी पूर्व जानकारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे शिविर पहुंच गए। उन्होंने बाकायदा नागरिकों से आमने सामने संवाद भी किया और शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को मौके पर समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। शिविर लगाया गया है। यहाँ पर जो जनता है वो सब अपनी प्रॉब्लम लेके आ रही है और अपने इस प्रॉब्लम का हल यही मिल रहा है। इसी तरह हम सरकार का धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इसी तरह ये मीटिंग बैठाए रहें और क्या कहते हैं ऐसी कैंप लगाए। जो ये सरकार ने लगा रखा है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये जो कार्यक्रम किया है इन्होंने, ये मतलब बहुत बेटर लगा मुझे। बिल्कुल मतलब आप देख सकते हैं कैसे टेक्निकल आए हैं, मतलब जो कुछ भी आप ये दवाइयों का शिविर देख रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया कुल मिला के मतलब बहुत अच्छी सरकार है ये। और जो भी आपके सामान दिख रहे हैं और जो लोगों को इससे लाभ होगा, मतलब कुछ उच्च लेवल में लेके जाएगा। कृषि को हो, चाहे मतलब औद्योगिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो। मतलब मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हर गाँव में ये कार्यक्रम लगना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज छड़ा खैरना में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार शिविर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों को अपनी अपनी समस्याओं को जिला अधिकारी जी के समक्ष रखी गई। जिला अधिकारी जी ने मौके पे निस्तारित किया गया। ऐसे शिविर ब्लॉक में आयोजित होने चाहिए जिससे क्षेत्र की जनसंख्या को लाभ मिले। बड़ी खुशी की बात है हमारे ग्राम पंचायत में जो जनता दरबार लगा है, इसका मैं धन्यवाद देता हूं। और सभी यहाँ पर जो है हमारे गढ़वाली के रूप में जो है मुख्य विकास अधिकारी हैं, जो हर पहलू पर जो है ठोस ठोस नियम कानून समझा बुझा कर जो दे रहे हैं जनता को, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री जरदारी है और मैं आज जन जन के द्वारा, जन जन की सरकार के माध्यम से अपना पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कब से प्रयत्न कर रही थी, परंतु वो हो नहीं पा रहा था। किंतु आज जो है जन जन की सरकार और जन जन के द्वार के माध्यम से आज ही इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की गई और आज ही के आज मुझे जो है जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध हुआ है। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां हाथरस शहर के स्पाइसी रेस्टोरेंट में ब्राह्मण महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें महासभा के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आपको बताते चले कि इस बैठक में वर्तमान अध्यक्ष संदीप शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुए। इसी दौरान सर्वसम्मति से ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पद के लिए योगा पंडित के नाम पर सहमति बनी और फिर सभी सदस्यों ने एक मत होकर उन्हें नवनियुक्त अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस बैठक के बाद मौजूद ब्राह्मण बंधुओं ने योगा पंडित को फूल मालाएं पहनाई और उनका भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त अध्यक्ष योगा पंडित ने संबोधन में ये कहा कि समाज ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ही निभाएंगे। उन्होंने विश्वास जताते हुए ये कहा कि सभी समाज जनों के सहयोग से ब्राह्मण महासभा को और ज्यादा सशक्त और संगठित किया जाएगा। इस बैठक में संदीप शर्मा, प्रशांत शर्मा,
कृष्ण बिहारी शर्मा, बंसी पंडित, ब्रजेश वशिष्ठ, संजय शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा समेत कई और भी गणमान्य लोग मौजूद थे। बाबा परशुराम जी, भोलेनाथ के श्री चरणों में दंडवत करूंगा। जिस तरीके से पूर्व में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्षों ने परशुराम शोभा यात्रा के साथ साथ पूरे वर्ष के होने वाले कार्यक्रमों को बहुत बढ़िया तरीके से संचालित किया, शोभा यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से निकाला, उस सब का ध्यान रखते हुए मैं भी ये कोशिश करूँगा कि सन 2026 की निकलने वाली शोभा यात्रा उन सभी परंपराओं, सांस्कृतिक और ब्राह्मण समाज के सम्मान स्वाभिमान को बनाते हुए अपने गंतव्य को पहुँचे। आज जो अध्यक्ष चुने गए हैं 2026 के लिए योगेंद्र शर्मा ऑफ योगा पंडित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमारा ये मेला 47 बार निकल चुका है, नेक्स्ट ईयर 48 बार निकलेगा। योगा भाई साहब 48वीं बार का जो मेला है हमारा, जो ब्राह्मण महासभा का मुख्य कार्यक्रम होता है, होते 4-5 हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य कार्यक्रम यही होता है जो परशुराम। तो वहीं आपको बताएं, जहां गाजियाबाद का जिला एमएमजी अस्पताल अब इलाज का नहीं बल्कि नशे का अड्डा बनता नजर आ रहा है। दरअसल अस्पताल परिसर के भीतर बने शौचालयों में बड़ी मात्रा में नशे की दवाइयां, इंजेक्शन, खाली शीशियां और इस्तेमाल की हुई निडल मिलने से हड़कंप की स्थिति बन गई है। हैरानी वाली बात यह भी है कि ये सब सीएमएस कार्यालय से महज 10 से 12 मीटर की दूरी पर ही मिला है। जिन दवाइयों का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है वे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिलना नामुमकिन मानी जाती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये दवाइयां अस्पताल से ही चोरी होकर बाहर जा रही हैं या पर किसी बड़ी लापरवाही और मिलीभगत का ही नतीजा है। वरिष्ठ डॉक्टरों के मुताबिक इन दवाइयों के लिए सख्त नियम, स्टॉक रजिस्टर और रिकॉर्ड की व्यवस्था की जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कागज़ों से बहुत अलग है। अस्पताल परिसर में इस तरह का मेडिकल वेस्ट मिलना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन बल्कि ये गंभीर और जानलेवा बीमारियों को भी न्योता दे सकता है, क्योंकि मेडिकल वेस्ट को 4 रंगों के कोड के अनुसार नष्ट करना अनिवार्य है। जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस राकेश कुमार ने भी ये माना है कि शौचालयों में कुछ लोग नशा करने के लिए आते हैं और उन्होंने ऐसे लोगों पर जल्द कार्रवाई करने की बात भी कही है। कुछ दिन पहले मुझे शिकायत मिली थी कि बाहर के लोग जो है वो जो हमारा सुलभ शौचालय है वहाँ पे आते थे, जो बाहर के रोड साइड के लोग हैं, तो वो यहाँ पे घुस करके आते थे और वो साइड में जा करके वो नशे का इस्तेमाल करते थे। ऐसी मुझे शिकायत मिली थी। तो इसको चलते हुए मैंने काफ़ी दिन पहले से ही जो हमारा सुलभ शौचालय की तरफ का जो गेट था, जहाँ से कुछ लोग, अज्ञात लोग जो है ना, वो अंदर घुसते थे, असामाजिक तत्व थे जिनसे हमेशा हमारे अस्पताल के लिए भी खतरा रहता था, चोरी वगैरह भी होती रहती थी। तो लोग नशा करके वो चोरी वगैरह की घटना में शायद जो है ना वो करते थे। उसको चलते मैंने तत्काल जो है ना उस गेट को बंद करा दिया। 2 बजे के बाद में सारा ही गेट बंद रहता है और किसी भी व्यक्ति को, जो इस तरीके का व्यक्ति होता है, उसको बिल्कुल रोक दिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के जिला अस्पताल एमएमजी में, जहाँ लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन हम आपको दूसरी तस्वीर यहाँ दिखाएंगे जहाँ नशे का अड्डा बन चुका है। बहुत सारी वो सामान दिखाएंगे जो नशे में यहाँ काम आता है। वो इंजेक्शन है, वो सिरिंज है, जो यहाँ पर लगातार लोग आकर लगा रहे हैं ताकि लोग नशे का अड्डा यहाँ जो बन चुका है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें। ये सिरिंज भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिरिंज पड़ी हुई है बहुत सारी। ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं जो लोग नशे में काम लेते हैं। जिस तरह से यहाँ नशा किया जा रहा है उससे लगता नहीं कि अस्पताल है। दूसरी तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ के जो जंगले की तस्वीरें हैं, लगातार ये शौचालय है जहाँ लोग शौचालय में आते हैं और नशा करते हैं। और साथ ही साथ बाहर बहुत सारे यहाँ देखेंगे, जिधर भी आप देखेंगे यहाँ शराब का भी एक पैकेट में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये देसी शराब है जो यहाँ पी जाती है। पानी की बोतल भी बाकायदा यहाँ रखी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये अस्पताल नहीं, नशे का अड्डा ज़्यादा नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह से सीएमएस का ऑफिस पास में है, तो
कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि यहाँ क्या चल रहा है। ये अड्डा है, शराब का अड्डा है, नशे का अड्डा है या अस्पताल है। बिहार में बालू माफिया और भू माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। दरअसल राज्य सरकार ने माफिया नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के निर्देशन पर आर्थिक अपराध इकाई ने निर्णायक कदम उठाते हुए बालू और भू माफियाओं के खिलाफ विशेष टीमें गठित कर दी हैं और राज्य के सभी जिलों से माफियाओं की सूची मंगवाई गई है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामलों में की गई जांच के बाद भू माफियाओं के 8 आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति करीब 37 करोड़ 79 लाख रुपए आंकी गई है और इन पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो वहीं बालू माफियाओं के खिलाफ 11 लोगों की पहचान की गई है, चिन्हित उन्हें किया गया है जिनकी अवैध संपत्ति करीब 50 करोड़ 9 लाख रुपए आंकी गई है। इस पूरे मामले में भी पीएमएलए के तहत ही कार्रवाई की जा रही है और प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भेजा जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मंजीत सिंह ढिल्लों ने ये बताया है कि माफियाओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, तो वहीं अब अभियोजन विभाग को भी और मजबूत किया गया है। वो पहले भी कार्रवाई करते थे और भू माफिया को चिन्हित करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तो प्रथम चरण में आर्थिक अपराध इकाई में एक विशेष पहचान का गठन किया गया है, विशेषकर भू माफिया और बालू माफिया के लिए। प्रथम चरण में हमने सभी जिला से सूचना मांगी है कि उनके यहाँ के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे कामों में शामिल रहते हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है। उनका हम लोग संपत्ति को, उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, अपराध जनित संपत्ति अर्जित की गई है, उसको चिन्हित करने के लिए एक विशेष डेस्क बनाया है। 2017 के उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने जमानत दे दी है और इन सबके बीच पीड़िता का परिवार अब विरोध कर रहा है, आक्रोशित है। रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़िता का मजाक बनाया है। दरअसल ओपी राजभर से पूछे जाने पर कि पुलिस रेप पीड़िता और उनके साथ वालों को इंडिया गेट से उठा ले गई, तो इस पर बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ओपी राजभर ने कह दिया कि घर तो उनका उन्नाव में है, वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं। इसके बाद ओपी राजभर ठहाके लगाकर हंसने लगे। रेप पीड़िता का ओपी राजभर ने मजाक बनाया, जिसके बाद कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, दिल्ली दिल्ली घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, दिल्ली और इसी को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू से न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। उन्नाव की जो रेप विक्टिम है, उन्होंने कल राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है। वो लगातार ये बोल रहे हैं कि जो फैसला हाईकोर्ट का आया है वो उससे सहमत नहीं है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आज यूपी के एक मंत्री हैं ओपी राजभर, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं उस सवाल पे। यूपी के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो बिल्कुल सही फैसला आया है। इन तमाम बयानों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि यूपी सरकार पर और योगी आदित्यनाथ जी पर फाक का असर है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। एक पीड़ित बहन न्याय की गुहार करके सड़कों पर प्रदर्शन करती है, घसीटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, नज़रबंद किया जाता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर, गृह मंत्री के दरवाजे पर जाती है, न्याय की गुहार करती है। आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उस पीड़ित बहन से मिलकर उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, उसकी आवाज़ को उठाने की बात करते हैं। इस लड़ाई की शुरुआत आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने की थी और मुझे याद है कि उस समय उन्नाव उस बेटी के घर गई, उस पीड़ित बहन से मिली, उनके माँ से मिली, उन लोगों से मिलकर पूरा आश्वस्त किया और सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया।
जो मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे थे ना कि 2 नमूने, यही 2 नमूने हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार को घमंड है। आप देख सकती हैं बलात्कारियों के साथ, माफियाओं के साथ, कोड इन सिरप जैसे मामले में माफियाओं के साथ, हत्या करने वाले लोगों के साथ यूपी की पूरी सरकार खड़ी है। और कोई भी कैबिनेट मंत्री कोई बयान देता है तो वो सरकार का बयान माना जाता है। ये जो आशय है यह स्पष्टता करता है कि यूपी सरकार यह सोचती है कि कुछ भी हो जाएगा, कोई भी घटना हो जाएगी, किसी तरह का हम उपद्रवी के साथ, बलात्कारियों के साथ, हत्यारों के साथ, माफियाओं के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर भी जनता उनके साथ खड़ी रहेगी और उनको वोट देगी, उनको चुनाव जिताने की बात करेगी। इसीलिए ये घमंड उनके सर पर चढ़ के बोल रहा है। मैं समझता हूं कि आज पीड़ित के साथ खड़ा होने का मौका है, समय है। कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज बनेगी और उस न्याय की लड़ाई में उस बेटी के साथ खड़ा होकर उसके न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। तो वहीं भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर दिल्ली में अटल कैंटीन का शुभारंभ कर दिया गया। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस कैंटीन का शुभारंभ किया है। कैंटीन में से सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना मिल सकेगा और दिल्ली में 45 जगहों पर अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने कैंटीन के ओनर और कैंटीन के स्टाफ से बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं आपको। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल कैंटीन की जो शुरुआत की गई, जिसमें 5 रुपए में आम लोगों को खाना खिलाने की सुविधाओं को देखते हुए इस कैंटीन की शुरुआत की गई है। इस वक्त मैं उस कैंटीन में मौजूद हूँ और इस तरह के पूरे सिस्टम को यहाँ पे मैनेज किया गया है। अगर बात करें तो इस तरह का ये सिस्टम है जिसमें आम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक स्लिप लेंगे और स्लिप को लेने के बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे उनको खाना मिलेगा। ये भैया इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है आपका? रोहित कार्तिक। रोहित जी, क्या पूरा प्रोसीजर है, किस तरह से लोग आके खाना खा सकते हैं, क्या रहेगा? मैम पहले यहाँ पे आके लाइन लगाएंगे। हमारा मॉर्निंग में आपका मॉर्निंग में डिनर के लिए मतलब लंच के लिए आएंगे। आपका स्लॉट होगा 12 से 2 के बीच में। वो कूपन 3 घंटे वैलिड होता है। आप लेके जाके दोबारा 2 बजे तक आके लंच ले सकते हैं अपना। यही सेम प्रोसेस हमारा इवनिंग में जो डिनर के लिए यूज़ होगा। 6 बजे से 8 बजे के बीच हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पूरा। पहले आपकी स्लिप कटेगी, आपकी फ़ोटो खींचेंगे, स्लिप कटेगी, आप स्लिप लीजिए। हमारा वहाँ पे एक डाइनिंग वो है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पे जाएगा बंदा, स्लिप दिखाएगा, अपना डिनर या लंच कलेक्ट करेगा, देन वो जहाँ पे ईट कर सकता है उसको। कोई स्लिप है आपके पास जो आपने आज? ये अभी एक ये स्लिप है, ये आपके, मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाता हूँ, खींच के आपके भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप लाइव डेमो दिखाएंगे ये कि किस तरह से इस कैंटीन में जो लोग आएंगे उनको खाना दिया जाएगा। ये पूरा एक प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसके तहत जो है आम लोग यहाँ पे आएंगे तो किस तरह से वो इस कैंटीन में खाना खा सकते हैं। ये रोहित जी हमें दिखा रहे हैं प्रॉपर प्रोसीजर पूरा, यानी कि यहाँ से स्कैन करनी होगी फ़ोटो। ओके, हाँ, मैं 5 रुपये दूंगी। हाँ, ये देखिए इस तरह से स्कैनिंग होगी, उसके बाद ये टोकन मिलेगा जिसमें 5 रुपये लिखा हुआ है अमाउंट, टोकन नंबर लिखा हुआ है इसमें। उसके अलावा जो है ये स्कैनर भी है, इसको स्कैन करके आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे मील टाइप, यानी कि आपको लंच करना है या डिनर करना है, इसको आपको मेंशन करना होगा। अगर आप सुबह के स्लॉट में आ रहे हैं तो लंच मेंशन करना होगा यहाँ पे, और अगर शाम के स्लॉट में आ रहे हैं लोग तो यहाँ पर डिनर मेंशन होगा। और इसके बाद इसी कूपन के जरिए, यानी कि इस टोकन के जरिए जो है आगे उस रिसेप्शन एरिया पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप ये दिखाएंगे और उसके बाद जो है वो खाना जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें डिजिटली भी इसको जोड़कर जो है रखा गया है। जो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शुरू किया है, दिल्ली सरकार ने ऐड किया है, क्या टारगेट लेके चल रही है सरकार इसमें? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने जे क्लस्टर के लोग हैं, बेघर हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उन सबको बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना मिले, यहाँ से भरपेट खाना मिले। हमारा मेन टारगेट तो है ये। अब उसके ऊपर हम कितना उस पर आगे जा पाएंगे अब आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से इसको जितना बढ़िया होगा वो करेंगे। और जनरली हम वैसे भी काम करते ही वाला, तो हमें इस टाइप की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार 55 जगहों पे और इस कैंटीन को खोलेगी और उसके बाद भी आगे इसको लेकर जो है काम होगा। लेकिन देखना यही होगा कि इस कैंटीन के कॉन्सेप्ट पे जिस पे शुरुआत की गई है उस पे क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है और दिल्ली वासियों को ये तोहफा किस तरह से
मिलता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। खबर तो गुजरात से है, जहां गुजरात के जहांगीरपुरा क्षेत्र में टाइम गैलेक्सी सोसाइटी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक बुजुर्ग नितिन भाई हड़िया अपने फ्लैट के बेडरूम में बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। खिड़की में ग्रिल ना होने की वजह से बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया और खिड़की से नीचे ही गिर पड़े। गनीमत हालांकि ये रही कि वो 8वीं मंजिल से नीचे वाली ग्रिल में फंस गए, जिस वजह से बुजुर्ग नितिन भाई हड़िया की जान बच गई। घटना की जानकारी मिली तो घटना की जानकारी मिलते ही फायर कंट्रोल रूम को कॉल किया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद लोहे की ग्रिल में फंसे बुजुर्ग यानी नितिन भाई हड़िया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद परिजनों ने दमकल विभाग के कर्मियों का धन्यवाद भी दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं और ये फंसे हुए बुजुर्ग नितिन भाई हड़िया, जिनका नाम है, 8वीं मंजिल पर इनका घर था और 8वीं मंजिल से एक मंजिल नीचे वो इस ग्रिल में फंस गए, जिसके बाद उनकी जान ही नोएडा के सेक्टर 110 में 16 से 25 नवंबर तक महर्षि आश्रम में भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन किया गया था। यह आयोजन जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में हुआ था, जो कि योग, वेद, विज्ञान की परंपरा पर आधारित था। ये आयोजन देश भर के विद्वान, संत, आचार्य और लाखों भक्तों की मौजूदगी में हुआ था। आपको बताएं कि इस यज्ञ में 9 दिनों तक 108 कुंडों पर लगातार निरंतर आहुतियां दी गई। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की चेतना शुद्ध करना, समाज को एकजुट करना और आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना था। देश के शीर्ष विद्वान इसे विकास का यज्ञ की संज्ञा दी थी। इस सफल आयोजन के लिए देश भर से स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज को बधाई संदेश मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भारत उत्कर्ष महायज्ञ के लिए स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज को बधाई संदेश भेजा है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज को अपना प्रकट आभार किया है। अब इसी कड़ी में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज को भारत उत्कर्ष महायज्ञ की अभूतपूर्व सफलता की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।